जॉन्डिस होता है उसको कम किया जाता है। इसी थेरेपी को, इसी ट्रीटमेंट को हम फोटोथेरेपी कहते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट मेथड जिसमें लाइट को यूज करके बिलीरुबिन लेवल को कम किया जाए जिन बच्चों में जॉन्डिस हो गया होता है। तो ये कैसे काम करता है फोटोथेरेपी? जब हम ये लाइट डालते हैं, लाइट एक्सपोज करते हैं, तो इस लाइट की वजह से जो बेबी के स्किन में बिलीरुबिन जमा हुआ होता है ना, वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है। जब उसको तोड़ देता है तो हम बेबी का जो लिवर है उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, वरना लिवर प्रोसेस नहीं कर पाता है सही से, इसीलिए वो सारा बिलीरुबिन लेवल जमा हो जाता है और वो बाहर निकलता ही नहीं है, तो जॉन्डिस हो जाता है। तो जब हमने ये लाइट थेरेपी दी तो उससे बहुत अच्छे से टूट गया और लिवर का काम आसान हो गया, उसने बॉडी के एक्सक्रीट करके बाहर निकाल दिया। इसमें नर्स का क्या रोल है कि बेबी का बिलीरुबिन लेवल जो है वो चेक करते रहना है, मतलब जितने जितने टाइम के बाद चेक करने की जरूरत पड़े उसको चेक करना है, और ध्यान रहे बेबी का हाइड्रेशन मतलब होना चाहिए, ये भी चेक करना है कि बेबी हाइड्रेटेड है, मतलब डिहाइड्रेशन तो नहीं है बेबी में। और बेबी के आई को भी बचा करके रखना है, आई शील्ड लगाते हैं प्रॉपर, जिससे उसकी आंखें जो हैं वो भी प्रोटेक्ट रह सके। जब वो लाइट थेरेपी देते हैं तो बेबी का आई जो है वो कवर होना चाहिए। और बेबी और जो लाइट सोर्स है, मतलब जहाँ से हम लाइट, जिस मशीन के थ्रू हम लाइट दे रहे हैं और बेबी, इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस होना चाहिए, एकदम उसके पास ही लाके नहीं दे देंगे। और फिर बेबी को थोड़ा थोड़ा टर्न भी करना है ताकि उसके लाइट जो है वो उसके सारे स्किन पे पहुंच सके, क्योंकि स्किन में हर जगह बिलीरुबिन जमा हो जाता है। तो अब एक जगह पे मान लो हाथ पे दिए जा रहे हो लाइट, तो वहीं का टूटेगा ना, बाकी जगह का तो नहीं ब्रेक होगा, इसलिए बेबी को टर्न करते हैं, पूरा हर तरफ से टर्न करके हर जगह से उस लाइट का एक्सपोजर करवाते हैं। और पेरेंट्स को पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में बताना होता है। ऐसा नहीं है कि बस उठाया ले गए और ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, पहले पेरेंट को पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन द केयर ऑफ अ हॉस्पिटलाइज चाइल्ड। एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उसमें नर्स का क्या रोल है, कैसे केयर करेंगे? देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर मोस्टली जो मैं पहले जो पढ़ा रही थी टॉपिक्स, तो उसमें मैं नर्सिस के रोल मैंने बताए हैं हर चीज़ में। और नर्सिस का रोल जो है ना इस तरीके में केयर करने में, तो ये हर जगह ना मोस्टली सेम ही होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप पॉइंट्स लिख ही सकते हो, अगर आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना उसमें आंसर में, तो 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं जो आप सब में डाल सकते हो। जैसे अभी मैंने इसमें बताया, ऊपर भी बताया था, एजुकेशन, सेफ्टी, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये तो हर जगह आएगा ना। इसमें भी यही है, इसमें ये इमोशनल सपोर्ट, मतलब फैमिली को, और बच्चे को तो नहीं, फैमिली को ही मोस्टली देते हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, बच्चा हॉस्पिटलाइज है, वो परेशान रहते हैं, तो उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नर्स ही हर टाइम अवेलेबल होती हैं, तो वो आप इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। कम्युनिकेशन के, अगर ऐसी ऐसी लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करना है कि वो बच्चा भी समझे। मान लो कि अगर छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, उसको हम बहुत भारी भारी लैंग्वेज में कुछ समझा रहे हैं तो नहीं समझेगा ना। पेरेंट्स को तो समझाते हैं, बच्चे को भी देखते हैं, डॉक्टर समझाते हैं कि बेटा ये कर लेना, ऐसे करोगे ऐसे करोगे, तो उसको उसके लेवल का कम्युनिकेशन करते हैं। फिर है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए जो भी अप्रोप्रिएट मेथड है, जो ज़रूरी है बच्चे के लिए पेन किलर देना है, जो मतलब बच्चे के हिसाब से मॉनिटर करने के बाद उसका पेन एड्रेस करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूट्रिशन और हाइजीन, ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। बच्चा जो है ग्रोइंग स्टेज होती है उसकी, उस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन बहुत, उस टाइम पे उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बॉडी का हर पार्ट डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम उसके न्यूट्रिशन के साथ हम किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। तो इसलिए न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है और हाइजीन भी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए बड़े लोगों से कंपैरेटिवली बच्चे और बूढ़ों की जो है हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल। अगर हम हाइजीन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब एक से दूसरे को लग सकता है। प्ले थेरेपी, बच्चे को खेलने के लिए इनकरेज करते हैं। बच्चे को तो खेल की ही चीज़ें समझाई जा सकती है ना, तो ये एक स्पेशल जो प्ले थेरेपी है ये बच्चों में ही होता है, तो उनको खेलने के लिए इनकरेज करेंगे ताकि उनका इमोशनली भी वो डेवलप कर सके और
बाकी फिजिकली भी डेवलप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्म इन्फेस्टेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। वर्म इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वर्म सुना है ना, कीड़े, कीड़ा, किसी भी तरह के कीड़े को कहते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन का मतलब है कि कोई भी पैरासिटिक वर्म्स जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट में हो। जीआई ट्रैक्ट मतलब हमारा जो ये पूरा स्टमक, पूरा डाइजेशन वाला होता है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें कहीं भी कोई भी पैरासिटिक वर्म प्रेजेंट हो। पैरासाइट वो चीज होती है जो हमारी होस्ट के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर रह करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो राउंड वर्म है, हुक वर्म है, पिन वर्म है, कीड़े हो जाते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसी को हम कहते हैं वर्म इन्फेस्टेशन। कोई भी पैरासिटिक वर्म की प्रेजेंस को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? एब्डोमेन में पेन होगा, वेट लॉस होने लगता है, डायरिया होता है, और इचिंग होती है एनएस में, मतलब कि जहाँ से यूरिन वगैरह पास करते हैं उस एरिया में इचिंग होती है, और एनीमिया हो जाता है। सीवियर केसेस में जो है ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसको कैसे मैनेजमेंट, दोनों क्वेश्चन पूछा है, वर्म इन्फेस्टेशन भी और मैनेजमेंट भी। तो इसलिए मैनेजमेंट में लिखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको ठीक करेंगे। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट। जो भी पैरासाइट होगा, टेस्ट होगा, पता चल जाएगा कि कौन सा पैरासाइट है इसमें, उसके अकॉर्डिंग उसकी दवाई डिसाइड होती है। एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स, एक दो दवाई के उन्होंने नाम दिए हैं, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। जो भी पैरासाइट होगा उसके अकॉर्डिंग दवाई दी जाएगी। फिर है हाइजीन प्रैक्टिस। पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि हाथ धोना है, ओपन डिफिकेशन नहीं करनी है, मतलब खुली जगह पे टॉयलेट नहीं जाना है, और साफ पानी और साफ खाना खाना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसको इंश्योर करेंगे, मतलब बताएंगे कि न्यूट्रिशनस डाइट ही लेनी है, बाहर से ऐसे जंक वंक नहीं खाना है, न्यूट्रिशियस फूड लेंगे तो ये ठीक होगा। फिर उसके बाद से, और उसके अलावा एजुकेट भी किया जाता है। कैसे एजुकेट किया जाता है? डीवर्मिंग प्रोग्राम्स होते हैं कम्युनिटीज में और स्कूल्स में, बच्चों को सिखाया जाता है कि क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चा बचपन में जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्यों बच्चे को फौरन ही ब्रेस्ट मिल्क से नॉर्मल मिल्क पे नहीं शिफ्ट कर देना चाहिए? होते हैं ना कुछ लोग कि ब्रेस्ट फीडिंग का जितना टाइम होता है प्रॉपर उतने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, तो उससे बेबी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फायदे हैं वो देखो। बेबी को क्या फायदा होता है? ब्रेस्ट मिल्क में हर तरीके की ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो सारा न्यूट्रिशन जो है बेबी को उसी ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल जाता है, और इससे उसकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि मदर से एंटीबॉडी आ रहा है ना, मदर ने एंटीबॉडी बनाया है, वो जो है बेबी में ट्रांसफर कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, तो उससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस, एलर्जी के चांस, और जो क्रोनिक कंडीशन होते हैं जैसे डायबिटीज वगैरह, इन सब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है ये सब चीज़ों का। और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को ही फायदा नहीं होता, मदर को भी फायदा होता है। वो ब्रेस्ट फीड करा रही है लेकिन फायदा उसको भी हो रहा है। कैसे? उसका जो यूट्रस है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है ना वो कम होता है, उसका पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाता है। उसको ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। जो मदर पूरे प्रॉपर टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। और बेबी के साथ जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। बेबी ऐसा कॉन्फिडेंट फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है कि हाँ मेरी मदर है। उसको अभी दुनिया में आए हैं, उसको कोई इंसान नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसको तो एक ही पता है, उसकी माँ पता है बस। तो इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, वो बहुत सेफ और सिक्योर फील करता है। उसके अलावा ये तो मदर और बेबी का फायदा हो गया। इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? नॉर्मली क्या बेनिफिट होता है? कॉस्ट इफेक्टिव, जो फॉर्मूला फीडिंग कराते हैं ना, फॉर्मूला ब्रेस्ट फॉर्मूला जो बाहर पैकेट में डब्बे में आता है, उसके कंपैरेटिवली एक तो ये सस्ता होता है, कॉस्ट फीडिंग मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरा ये है कि हमेशा अवेलेबल होता है और हाइजीनिक होता है, इसमें ऐसा भी कोई चांस नहीं होता है कि पोल्यूटेड होगा या ऐसा होगा। और टेम्परेचर भी उसका बिल्कुल सही होता है, एकदम राइट टेम्परेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिस्ट्रेंट्स। यहां तक समझ आया ज्योति? जी मैम। ठीक है, कहीं भी ना आए तो पूछ लेना।
नेक्स्ट है रिस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। रिस्ट्रेंट्स वो डिवाइसेस हैं या वो मेथड है जिसकी वजह से, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, पेशेंट की मूवमेंट या बिहेवियर जो है उसको हम किसी भी मेथड, किसी भी चीज को, डिवाइस को यूज करके रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं उस बिहेवियर को? ताकि सेफ्टी सेफ्टी हो सके, उसकी भी सेफ्टी हो, दूसरे की भी सेफ्टी हो। जैसे मान लो पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, तो उसको क्या करते हैं, कुछ चेन लगाते हैं, कुछ चीज़ से बांध देते हैं, तो वो रोकने रोकने की चीज़ है, रिस्ट्रेन कर देती हैं उसको, किसी भी मेथड से, किसी भी डिवाइस से उसको रोक दिया पेशेंट की मूवमेंट को, ताकि अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाए, दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो हम फिजिकली भी कर सकते हैं, केमिकली भी कर सकते हैं, दवाई देके भी कर सकते हैं, सुला देते हैं, इन्वायरमेंटल भी कर सकते हैं, और सारी चीजें करके देख लेते हैं, सारा ट्रीटमेंट, अगर किसी भी चीज से वो नहीं मान रहा है तब हम रिस्ट्रेन करते हैं, तब हम उसको बांधते हैं या कुछ करते हैं। पहले ही नहीं कि कुछ पहले उसने किया, पहले दवाई देके सुला दिया उसको, या फिर बांध दिया, ये हमेशा लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड नर्सेज रोल। किस किस तरीके से हम उसको रोकते हैं पेशेंट को, और नर्सेज का क्या रोल है। तो पहले टाइप, फिजिकल रिस्ट्रेंट जैसे बेल्ट लगा देते हैं, स्ट्रैप लगा दिया, मिटेंस इसी तरीके का होता है, जो कि क्या करता है, फिजिकल मूवमेंट को रोक देता है। इंसान फिजिकली जो है मूव नहीं कर पाता है, मतलब कि कोई उसको मेडिकल डिवाइस लगा है, आईवी लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, वो क्या करता है, हाथ से उसको निकालता रहता है, तोड़ता है, निकालता है, तो ये सब ना कर सके इसलिए उसको बेल्ट वेल्ट से बांध देते हैं। केमिकल रिस्ट्रेंट्स, वही नींद की दवाई दे देते हैं, सेडेटिव्स या एंटीसाइकोटिक्स, ताकि उसका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल रहे। इन्वायरमेंटल रिस्ट्रेंट्स क्या होता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन, मतलब चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देंगे, रूम लॉक कर दिया, बार बार भाग रहा है, रूम लॉक कर दिया, बैरियर लगा दिया कोई, ताकि वो निकल ना पाए। नर्सेस का क्या रोल है इसमें, नर्सेस का ये रोल है कि असेसमेंट करना है, असेसमेंट पहले पेशेंट का बिहेवियर पहले पूरा चेक करना है कि क्या उसको रिस्ट्रेन लगाना ज़रूरी है, बिना रिस्ट्रेन के काम चल सकता है तो ठीक है, असेसमेंट कर लेंगे, अगर ज़रूरी है तभी देंगे। ऑल्टरनेटिव मेथड एक्सप्लोर करते हैं, रिस्ट्रेन लगाने से पहले पहले बाकी सारे मेथड देख लेंगे कि रिस्ट्रेन लगाने के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद से जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हम रिस्ट्रेन प्रॉपर्ली लगाते हैं, लगाकर ताकि पेशेंट का कंफर्ट और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखते हैं। बेल्ट लगाया तो इतनी तेज लगा दो कि उसके नस ही दब जाए, ऐसा नहीं करेंगे, सेफ्टी का भी, उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा रेगुलर चेक भी करते रहने का, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, हमने बांधा है कहीं, वहां से सर्कुलेशन तो इम्पेयर नहीं हो गई, खून वहां तो नहीं जम गया, खून का दौरानिया जो है वहां से बंद तो नहीं हो गया, स्किन ब्रेकडाउन, कोई स्किन में कुछ हो गया, इरिटेशन या कट गया, या साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, किसी भी तरीके से कुछ भी साइकोलॉजिकली वो फील ना करे। डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किस रीजन से हमने लगाया है, क्या यूज किया है, और पेशेंट उस पर कैसा रिस्पॉन्स दिया है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं। रेगुलर चेक करते रहते हैं, और चेक कर करके उसकी कंडीशन भी लिखते रहते हैं, और जब हमने रिस्ट्रेन लगाया है उस टाइम पे हमने उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है वो भी चेक करते हैं। उसके अलावा पेशेंट को भी एजुकेट करते हैं और फैमिली को भी, कि ये रिस्ट्रेन क्यों लगाया हुआ है। एथिकल कंसिडरेशन क्या है, एथिक्स का ध्यान रखते हुए, मतलब कि ऐसे आप किसी पेशेंट को बांध नहीं सकते, किसी को भी बिना मतलब की नींद की दवाई नहीं दे सकते, एथिक्स के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है। तो आप रिस्ट्रेंट्स तभी यूज करेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, या फिर टेम्परेरी मेजर पे, मतलब थोड़े टाइम के लिए, ये नहीं कि पूरे दिन रात उसको बांध के रखा हो। पेशेंट का भी अपनी डिग्निटी है, ऑटोनोमी, मतलब वो भी अपना अकेले है ना, हर इंसान इंडिपेंडेंट होता है, उसको आप ऐसे जकड़ के नहीं रख सकते, उसकी अपनी भी कोई इज्जत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन निमोनिया। निमोनिया क्या है, निमोनिया एक तरीके का इन्फेक्शन ही होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स में एल्वेलाई होती है ना, छोटे छोटे बलून टाइप, बलून शेप के, उसमें एयर सैक्स होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो एयर की जगह पे उसमें फ्लूइड या पस हो जाता है। नॉर्मली उसमें एयर होना चाहिए ना, लेकिन निमोनिया जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें फ्लूइड भर जाता है, पानी की तरह भर जाता है या पस भर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फीवर हो जाता है, और भी सिम्टम्स आने लगते हैं। किस किस वजह से निमोनिया होता है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी लिखना है। कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स। कॉजेज दो तरीके के हैं, इन्फेक्शियस कॉज और नॉन इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस मतलब बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया
अटैक, मतलब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया, उसने इन्फेक्शन कर दिया, उसकी वजह से लंग्स जो है उसमें पानी भर गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दो बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो जाता है। वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस जो है, इस वायरस की वजह से भी हो जाता है। एक फंजाई है एस्परजिलस, इसकी वजह से भी हो जाता है, ये बहुत रेयर होता है कभी कभी। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी होते हैं। निमोनिया हमेशा इन्फेक्शन के, हमेशा बैक्टीरिया फंजाई वायरस की वजह से नहीं होता है, कुछ ऐसा खाना और पानी जो है उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर कोई केमिकल इनहेल कर लेते हैं हम, कोई ऐसा केमिकल जो हमने सूंघ लिया, उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, अब जब निमोनिया हो गया तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो बहुत ज्यादा फीवर होगा, उसे बहुत हाई फीवर होता है, निमोनिया में ठंड बहुत लगती है, जो खांसी करेगा, कफ निकालता है ना, उसमें स्पूटम होता है, स्पूटम येलो या ग्रीन कलर का। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या तो उसकी सांस मतलब बहुत वो क्या कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, मतलब सांस नहीं आएगी, या फिर बहुत तेज तेज सांस लेगा। चेस्ट पेन होता है, जब वो डीप ब्रीदिंग करता है, गहरी सांस लेता है या खांसता है ना, तब और ज्यादा उसका चेस्ट पेन बढ़ जाता है। थकावट होती है, कमजोरी लगती है। और बच्चों में नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग और साइनोसिस भी देखने को मिलता है। मतलब कि क्या हुआ कि नॉर्मली जो बच्चे निमोनिया हो जाता है ना, उनका जब आप नाक देखोगे तो वो ना फ्लेयर करते हैं, मतलब कि पता चलता है कि उनके नाक जो है ना वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, वो फैल रहा है, फैला फैला, क्योंकि सांस जब उनको लेने में नहीं बनता है तो उनके नाक जो है वो फैलते हैं, और ग्रंटिंग आवाज भी निकलती है गड़गड़ाहट की। और ब्लू हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ब्लूइश हो जाता है इसलिए क्योंकि जो है एयर सही से पहुंचता ही नहीं है, तो जब ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं वहां पे ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ब्लूइश कलर का हो जाता है। बच्चे को अब निमोनिया हो गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, पहले तो दवाई ही देंगे, एंटीबायोटिक्स। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है, पता चल गया टेस्ट में कि बैक्टीरिया की वजह से हो गया, तो एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि बैक्टीरिया मर जाए, तो अपने आप ही निमोनिया ठीक हो जाएगा। अगर वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं। और अगर बच्चे का SpO2 लेवल वो कम होता है तो फिर उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। फीवर है तो पैरासिटामोल देते हैं, एंटीपायरेटिक्स। उसके अलावा, और ये तो ट्रीटमेंट हो गया, उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ सपोर्टिव केयर क्या क्या देना होता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना होता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। बैलेंस डाइट देते हैं, अच्छा खाना बैलेंस डाइट देते हैं ताकि रिकवरी जल्दी हो सके। और बच्चे को सेमी अपराइट पोजीशन में थोड़ा सा उठा करके बिठाते हैं, लिटाते हैं इस तरीके से, ताकि जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। सक्शनिंग, अगर सिक्रीशंस होंगे उसमें अंदर वो हो जाता है ना, कफ सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं, तो उसको भी सक्शन करके निकाला जाता है बाहर। नर्सेस का क्या रोल है, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर हमेशा मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है। उसके पेरेंट को सारी चीज़ें बतानी है कि क्या क्या बच्चे को हो रहा है, कैसे उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा, किस चीज़ से और ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी बिगड़ सकती है, और बिगड़ेगी प्रॉब्लम तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना नहीं खा पाएगा, ये सब चीज़ें पेरेंट को बताना होता है। हैंड हाइजीन एकदम मेंटेन, पहले इन्फेक्शन हुआ है उस पर से हम और इन्फेक्शन तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है। पेरेंट को भी सिखाना है कि इन्फेक्शन से ज़्यादा बचाएं उसको। उसके अलावा बच्चे को और फैमिली को इमोशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, ताकि वो बहुत घबराए हुए होते हैं ना, तो वो घबराहट थोड़ी उनकी कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला है, कोल्ड चेन इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। कोल्ड चेन जो है एक सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, वैक्सीन को वैक्सीन को अगर कहीं पे लेकर के जाना है तो उसके लिए उसको कोल्ड चेन में ही रखते हैं, ठंडा होता है ना, ताकि उसमें स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्ट भी कर सके। सारी वैक्सीन जो है, मोस्टली दवाइयाँ जो हम क्या कहते हैं उसको कूल टेम्परेचर पे ही तो रखते हैं, क्योंकि हीट की वजह से वो डैमेज हो जाती है, तो ये सही है। थंब सकिंग इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये कह रहा है कि जो बच्चे जो थंब अपना अंगूठा जो चूसते हैं, सक करते हैं, ये कह रहा है साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर होता है छोटे बच्चों में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट, मतलब